स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज। करंट अफेयर्स की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 28, जेम पोर्टल। ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। जेम पोर्टल क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ई मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक है, ई मार्केट प्लेस होता है। इसमें क्या होता है, ये ना पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है। मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जितने भी सरकारी विभाग हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्हें अपने ऑफिस के लिए एसी खरीदने हैं, कंप्यूटर खरीदना है या कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ भी खरीदना है, तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं, टेंडरिंग प्रोसेस होती है, फिर टेंडर के लिए लोग अप्लाई करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ओवर प्राइसिंग होता है, कमीशन खोरी होता है, करप्शन होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। तो करप्शन को रोकने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक जेम पोर्टल, ये जो जेम पोर्टल है 2016 में लॉन्च किया था। इसमें क्या है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें जितनी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उन्हें कुछ भी खरीदना है, एसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, कुछ भी, वो जेम पोर्टल में अपलोड करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट। और जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडर्स फिर वहाँ पर ऑक्शन करेंगे, अपनी जो है जेम पोर्टल में अप्लाई करेंगे कि हाँ हम ये आपको प्रोडक्ट जो है सप्लाई करने वाले हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, सरकारी प्लेटफॉर्म, जिसमें बायर और सेलर दोनों के दोनों का मीटिंग पॉइंट है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बायर कौन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और सेलर क्या है, प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, अलग अलग फर्म्स हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि यहाँ पर ना ओवर प्राइसिंग नहीं हो पाएगी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी सिस्टम में, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगा ये। तो जब से ये आया तब से हजारों करोड़ सरकार ने बचत कर ली है जेम पोर्टल की वजह से, क्योंकि इसमें ओवर प्राइसिंग, कमीशन खोरी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में रहा। तो जेम पोर्टल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो उसका एक कॉमन प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। म्यूचुअल फंड्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी। सेबी क्या है, शेयर मार्केट का रेगुलेटर है। और म्यूचुअल फंड्स क्या है वो समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो है ये एक पूल ऑफ मनी है, पूल ऑफ मनी। इसमें इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं। एक तो होता है कि जैसे पब्लिक, कॉमन पब्लिक जो है शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है, डीमैट अकाउंट खोलती है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है, डीमैट अकाउंट में पैसा ऐड करके भी शेयर्स वगैरह परचेज कर रही है। अब शेयर्स परचेज करने के लिए हमें वो होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा खरीदना है, कौन स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। बजाय उसके कई बार ये प्रेफर किया जाता है कि हम डायरेक्ट शेयर मार्केट में ना इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दें, म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे बिहाफ में वो पैसा शेयर मार्केट में लगाएगी। ठीक है, तो वन टाइम में भी लेती है म्यूचुअल फंड कंपनीज। वन टाइम इन्वेस्टमेंट हमने 1 लाख दे दिए, वो 1 लाख उन्होंने शेयर मार्केट में लगा दिया, म्यूचुअल फंड में दिए हमने 1 लाख। या हमने सिप होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हमने बोला कि महीने के हम 2000 रुपये की सिप बना रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये हमारे अकाउंट से कटता रहेगा, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास हर महीने 2-2 हज़ार रुपये जाता रहेगा, जब तक हमने सिप एक्टिवेट रहेगी तब तक कटता रहेगा और शेयर मार्केट में लगता रहेगा। ठीक है, तो वो भी कई लोग फॉलो करते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है, पूल ऑफ फंड्स होता है जो इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड कंपनीज को देते हैं। जैसे SBI म्यूचुअल फंड है, रिलायंस म्यूचुअल फंड भी है। तो अलग अलग कंपनी है जो जिसके बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो कि शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, और पैसा वो पब्लिक का ही है। तो म्यूचुअल फंड पूल ऑफ मनी है, और इस पूल ऑफ मनी को ना फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं। तो हमें कोई टेंशन नहीं है, फंड मैनेजर अपने आप देखेंगे कहाँ लगाना है, कब बेचना है, क्या करना है, तो वो थोड़ा टेंशन कम हो जाती है, तो ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो क्योंकि ये शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए सी हमारा सेबी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स लाइक ज़रूर करें हमारे वीडियोस को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ यूजुअली कपल्ड विद, इकोनॉमिक ग्रोथ यूजुअली कपल्ड विद इन्फ्लेशन। जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है आपको ये समझना है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि लोगों की इनकम भी तो इंक्रीज हो रही होगी। ग्रोथ हो रही है मतलब जॉब्स वगैरह क्रिएट हो रही हैं, लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, तो
मार्केट में ना डिमांड क्रिएट हो जाती है, और जब भी मार्केट में डिमांड होती है तो चीज़ें थोड़ा महंगी हो जाती हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ यूजुअली ना इन्फ्लेशन भी लेकर आता है, थोड़ा ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लेशन भी आ सकता है, ठीक है। तो यूजुअली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कपल्ड विद, मतलब साथ में इन्फ्लेशन, महंगाई को भी न्योता देता है वो, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, लोग सामान खरीदने के लिए जाएंगे और मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो इसका हमारा आंसर बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, कोलेरू लेक ये आंध्र प्रदेश में है। ये न्यूज़ में इसलिए था कोलेरू लेक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ना आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था कि कोलेरू लेक में जो इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट मतलब वहाँ पर लोगों ने कब्जा किया हुआ लेक के आसपास, झोपड़ियाँ बन गई, घर बन गए, तो उस इंक्रोचमेंट की स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए बोला आंध्र प्रदेश की सरकार को। तो ए हमारा आंसर बन जाता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने। क्लास में तो हम काफ़ी डिटेल में भी डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में, ठीक है। करंट अफेयर्स का मतलब हमेशा ध्यान रखना है पूरा जनरल स्टडीज़ होता है। जीएस में बहुत क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं जो किसी वजह से न्यूज़ में हैं। तो आपको ये कला सीखनी है कि जीएस में कौन से क्वेश्चंस 2025 में, 2026 में, 2027 में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। वरना ये तो जीके तो पूरा समंदर है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको सीखना है कि अच्छा ये चीज़ न्यूज़ में थी इसलिए ये पढ़ना है, ठीक है। वरना टाइम एंड एनर्जी फालतू की चीज़ों में बर्बाद हो जाता है। तो ये तो हमने 31 करा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मोस एनजी का मतलब यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन है, और ये सी इसका आंसर है। जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड विच कंट्री, तो रशिया है। ब्रह्मोस जो नाम है, ब्रह्मोस नाम है वो दो नदियों को जोड़ के बना है। ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया का, ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया, और मॉस मतलब मॉस्कोवा रिवर रशिया। उन दोनों के नाम को कंबाइन करके ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई। और हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एक क्रूज मिसाइल है, पायलटलेस प्लेन। क्रूज मिसाइल मतलब पायलटलेस प्लेन की तरह होता है, पायलटलेस प्लेन की तरह होता है। इसकी रेंज ना 295 किलोमीटर है ब्रह्मोस मिसाइल की। ये न्यूक्लियर केपेबल है, इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब भी प्लेस किया जा सकता है इस मिसाइल में, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट जनरेशन जॉइंटली डेवलप कर रहा है इंडिया रशिया। नेक्स्ट जनरेशन वाली मिसाइल में क्या होगा, ब्रह्मोस मिसाइल जिसका वेट थोड़ा सा कम होगा और एक्सप्लोजिव्स ज़्यादा प्लेस किए जा सकते हैं, लाइट वेट होगा और ज़्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए ये थोड़ा न्यूज़ में था हमारा ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर सी हो जाता है 32 में। फिर आते हैं 33, दशावतार। दशावतार ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म है। ये महाराष्ट्र और गोवा में ये बेसिकली चलता है, महाराष्ट्र गोवा। तो बी हमारा आंसर है, बी। ये न्यूज़ में था तो इस वजह से हमने ये लिखा है। ये 800 साल पुरानी हिस्ट्री, 800 साल पुराना माना जा रहा है, 800 ईयर्स, ठीक है। तो न्यूज़ में था तो इसलिए हमने लिखा, तो बी इसका आंसर है। मनु भाकर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो मनु भाकर जो है वो शूटिंग से है, तो ए हमारा आंसर है। 4 जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको खेल रत्न अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कैटेगरी का सबसे बड़ा अवार्ड है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। स्पोर्ट्स कैटेगरी का सबसे बड़ा अवार्ड है 2025 में जो दिया गया। इस स्पोर्ट्स का जो कैटेगरी, ये जो अवार्ड है स्पोर्ट्स कैटेगरी सबसे बड़ा। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, तो मोदी सरकार ने बदलकर इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। तो एक तो मनु भाकर ही है, 4 लोगों को मिला है बेसिकली। मनु भाकर शूटिंग, ठीक है। उसके अलावा हरमनप्रीत सिंह हॉकी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी। उसके अलावा डी कुकेश है चेस के, डी कुकेश चेस, डी कुकेश है चेस के। उसके अलावा प्रवीण कुमार है, प्रवीण कुमार
हाई जंप। तो ये 4 है, ये ध्यान रखने हैं यार। इन चारों में जो प्रवीण कुमार है, ये पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट, दिव्यांग होते हैं ना, पैरा एथलीट। तो ये इन चारों का आपको पता होना चाहिए कि 4 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें बोला है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ। इसका हमारा आंसर सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अच्छा, ये क्या है? ये एक तरीके से सरकारी प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट अमेजन की तरह, जिसमें दुकानदार लिस्ट हो सकते हैं और पब्लिक जो है, पब्लिक सामान खरीद सकती है। ठीक है, तो ये फ्लिपकार्ट अमेजन की तरह है। जैसे आपके मोहल्ले में या कोई भी दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो इसमें लिस्ट हो जाएंगे ओएनडीसी में। कंपनीज वगैरह जो भी छोटी छोटी मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वरना भी छोटी छोटी कई कंपनीज को डिपेंडेंट रहना पड़ता है अमेजन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, फिर उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू सामान बेच रहे होते हैं। तो अब क्या है कि ये ओएनडीसी सरकारी है, इसमें वो लिस्ट हो जाएंगे और पब्लिक फिर ओएनडीसी से ही सामान खरीद सकती है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो इंटरकनेक्टेड ई मार्केट प्लेस है, जिसमें सेलर्स और डिफरेंट ब्रांड्स जो है वो लिस्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को, और पब्लिक इसमें कस्टमर जो है विदाउट एनी मिडलमैन जो है सामान खरीदेगी। ठीक है, तो मिडलमैन का मार्जिन इसमें कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का सी ऑप्शन हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये अगला हमारा करंट अफेयर्स का टेस्ट था। ठीक है, जो कि क्लास में हमारा हुआ था, डिटेल में हमने काफ़ी डिस्कस करा था, तो उसी को यहाँ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लें स्टूडेंट्स, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करना चाहें शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। उससे क्या होगा कि आप लाइक वगैरह करेंगे, एक मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम? ये न्यूज़ में था, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ये रेमिटेंस स्कीम का पर्पस है कि सिंप्लीफाई स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ रिमिटिंग फंड्स आउटसाइड इंडिया। इसमें किसी इंडियन को मान लो अमेरिका में फंड्स भेजना हो, तो उसमें क्या है ना कि अभी प्रेजेंट में करंट जो स्टेटस है, करंट लिमिट 2.5 लाख है डॉलर पर ईयर। तो $2.5 लाख है पर ईयर। कोई भी इंडियन अमेरिका, यूरोप जो है वो पैसा भेज सकता है। $2.5 लाख का मतलब अगर रुपीज़ में हम देखेंगे तो 25 लाख इंटू 8, 2 करोड़ से ऊपर हो जाता है, लगभग 2 करोड़ 10 लाख ऐसी हो जाता है। तो 85 रुपीज़, $1.85। तो इतनी लिमिट में भेज सकते हैं बाहर पैसा। बाकी इससे ज़्यादा भी भेज सकते हैं, फिर उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो ये लिबरलाइज्ड होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करना। अब कोई लोग इलाज के लिए जाते हैं फॉरेन में, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, अलग अलग पर्पज़ से जाते हैं, तो फिर इतना पैसा खर्च हो जाता है कई बार वहाँ पर। तो ये बी हमारा आंसर है। उसके अलावा पीएम कुसुम की अगर हम बात करें, पीएम कुसुम हमारा क्या है? कुसुम की जो फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा संरक्षण एंड उत्थान महाअभियान। ऊर्जा मतलब एनर्जी होता है, तो पीएम कुसुम किस चीज़ से रिलेटेड है? ऊर्जा। हिंट ले लेनी है, कई बार ना आइडिया लग जाता है एलिमिनेशन प्रोसेस से। तो ऊर्जा मतलब यहाँ पर एनर्जी। तो यहाँ पर ना सोलर पावर की ज़्यादा बात हो रही है, सोलर एनर्जी की। इस स्कीम में ना एक तो सोलर पैनल वगैरह किसानों के लिए छोटे छोटे जो है ना वो इंस्टॉल किए जाएंगे। ठीक है, सोलर यूनिट्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा सोलर एनर्जी के थ्रू, एक तो वो होगा। उसके अलावा सोलर पंप, उसका भी प्रमोशन हो रहा है। किसान के उसमें सोलर पंप लगाए जाएंगे। अभी क्या है, इलेक्ट्रिक पंप होते हैं जो ग्राउंड वाटर को खींचते हैं और फिर खेती में काम किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पंप के बजाय सोलर पंप को इनकरेज किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा सोलर पंप्स को। तो पीएम कुसुम के अंडर आता है। तो ये सी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी होती है, हाइड्रो पावर। ठीक है, हाँ,
क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया में अभी भी ना 60% ज़्यादा बिजली कोयले से बनती है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए, वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, वो ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल है। क्वेश्चन नंबर 3, E20 रेफर टू कंटेक्स्ट ऑफ फ्यूल। तो E20 जो है ब्लेंड ऑफ 20% इथेनॉल विद गैसोलीन, मतलब पेट्रोल। अच्छा, जो गैसोलीन है, पेट्रोल को ना अमेरिका में गैसोलीन बोलते हैं, तो कहीं पर अगर गैसोलीन लिखा है, पेट्रोल लिखा है, एक ही बात मान के चलना, अमेरिका में गैसोलीन वर्ड यूज होता है, ठीक है। अब E20 क्या है कि E20 पेट्रोल में हम 20% इथेनॉल मिलाने की बात हो रही है। ज़्यादातर अब इंडिया में 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है। अभी हमारा क्या है कि हमारा मैक्सिमम पेट्रोल 75 to 80% पेट्रोल जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बाहर से ही आता है। तो बाहर से इतना पेट्रोल आता है तो काफ़ी पेमेंट जाती है बाहर, तो अब उस पेमेंट्स को रिड्यूस करना है हमें कि कम से कम खर्चा हो। अब हम क्रूड ऑयल कम करेंगे तो वो तो हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ तो डिमांड है। तो हम क्या करते हैं कि बाहर से जो क्रूड ऑयल है ना उसमें 20% इथेनॉल मिला रहे हैं। इथेनॉल हमें कहाँ से मिल रहा है? इथेनॉल हमें मिल रहा है शुगर केन के मोलासेस से। जो शुगर फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ गन्ना पहुँचता है, उससे चीनी बनती है, तो गन्ने का जो वेस्टेज होता है मोलासेस, उसको प्रोसेस किया जाता है, उससे इथेनॉल बनता है। फिर उस इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है प्रोसेस करने के बाद, ठीक है। 20% लिमिट, 20% तक मिलाया जा रहा है। आगे जाके सरकार का टारगेट है 30% तक मिलाना है। तो आप पेट्रोल पंप में जब पेट्रोल डिला रहे हो तो उसमें पेट्रोल के अलावा 20% इथेनॉल मिला हुआ होगा, जो कि शुगर केन से मिला हुआ है। कौन से भी मिल सकता है, लेकिन मेनली ये शुगर कंपनी शुगर केन के थ्रू शुगर केन से प्रोसेस कर रही है, शुगर केन के मोलासेस से। तो E20 20% इथेनॉल विल गैसोलीन है बी। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा, एक तो हमारा बिल कम आएगा, जो हम बिल मतलब बाहर से जो क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, बाहर पेमेंट वाला बिल, वो कम आ जाएगा, ठीक है। और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन कम इसमें बर्न हो रहा है और इथेनॉल इसमें ज़्यादा बर्न हो रहा है। ये बेटर तरीके से हाइड्रोकार्बन को बर्न करेगा, वेस्टेज कम होगा, अनबर्न हाइड्रोकार्बन कम से कम होंगे इसमें। तो इसलिए ये ज़्यादा बेटर माना जा रहा है और सरकार इसीलिए इथेनॉल वगैरह इसमें मिला रही है लगातार, ठीक है। तो 2025-26 तक था 20% टारगेट, आगे जाके और भी बड़े बड़े टारगेट हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।